हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। नीतीश कुमार। आज हमारा 7 अप्रैल 2023 है। आज की अगर बात करें, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा आप लोग के सामने जरूर हम डिस्कस करेंगे। जो पीटी आगामी जो पीटी होने वाले हैं आपका 69th बीपीएससी, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। इसमें आपको अगर आप आगामी 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी का मेंस देंगे, उनके लिए भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा आपके लिए ये। और अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने भी शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त होती है। और आज से आपको ये भी होगा कि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगामी अगर बात करें हम हमारे क्लास की, आज हमारे एनसीईआरटी के जो क्लास है वो रात में 8:45 से स्टार्ट हो रही है, तो शुरुआत होगी इसकी। जिनको भी अगर 69 का बीपीएससी देना है, या मान लीजिए यूपीएससी 2024 के लिए भी ये बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि अभी से ये एनसीईआरटी में आप तैयारी होती रहेगी कंडीशन। आगे बात करेंगे हम कि आज हमारे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जिसको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आगामी मैंने अभी एसे का भी टॉपिक्स दिया था, उसको टॉपिक का नाम था 5G तकनीक, उसके बारे में भी आज का ये टॉपिक्स है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें कि आपको जानकारी रखना जरूरी है, और उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे। कि नोट्स बनाए लेंगे ताकि आपको बाद में भी ये ध्यान रहे कि मैंने इस टॉपिक पे लिखा है। कि कोई भी आंसर लिखने में आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, क्या उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो ये चीज़ें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक्स को। और अपने और वीडियो अच्छा लगे जरूर इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होती है। चलिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपका क्या है, एनपीएस में सुधार के लिए समिति का गठन किया। मतलब पुरानी पेंशन प्रणाली थी और नई पेंशन प्रणाली को लागू किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा कर दी है। और इस समिति में कौन कौन लोग शामिल, कौन कौन हैं, तो कार्मिक मंत्रालय और लोक शिकायत वो पेंशन मंत्रालय के सचिव हैं, और व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बतौर सदस्य रहेंगे। ये सब चीज़ें ये लोग शामिल रहेंगे। आगे बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, समिति को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और आकर्षक बनाने के लिए सुझाव देने को कहा गया, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि उसके सुझावों का आम जनता के हितों व बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत असर नहीं हो। उल्लेखनीय बात यह है कि समिति जो है कब रिपोर्ट देगी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन समिति जो है राज्यों से बात करने के बाद अपनी सिफारिशें देंगी। अगर इसमें हम बात करें पुरानी पेंशन प्रणाली और नई पेंशन प्रणाली में है क्या, देखें तो पुरानी पेंशन प्रणाली की अगर बात करें आज किया जाए, तो पहले की इस व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलेगी। इसलिए कर्मचारी को इस बात की चिंता नहीं होती थी कि सेवानिवृत्त के होने के बाद खर्च के लिए बचत करनी पड़ेगी। मासिक पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं था उस टाइम। जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी। सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% तक पेंशन मिलती थी। कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेगा तो भी पूरी पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से देय महंगाई भत्ता वृद्धि की सुविधा और वेतन आयोग के अनुसार लागू होता था। सेवानिवृत्ति होने पर जीपीएफ के ब्याज पर आयकर नहीं लगता था। 40% जो है पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान था। नया पेंशन में क्या प्रणाली में है दिया गया है, नया की बात करेंगे। इस योजना के तहत कटने वाली राशि इक्विटी मार्केट और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है, और लंबी अवधि की इक्विटी मार्केट में तेजी एनपीएस के पक्ष में है, लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता की आशंका भी है। पेंशन के लिए प्रतिमाह वेतन से 10% की कटौती किया जाएगा, और नियोक्ता को 14% का योगदान। जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है इसमें। सेवानिवृत्ति के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं दिया गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 20% नगद और 80% राशि पेंशन पर देने का प्रावधान है। सेवानिवृत्ति पर जो पैसा मिलेगा उस पर कर देना होगा। पेंशन कम्पटीशन का प्रावधान नहीं है। तो ये दोनों समझ गए आपको, पुरानी पेंशन प्रणाली क्या थी और नई पेंशन प्रणाली क्या है। इस चीज़ को मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। आप इसको नोट्स कर लेंगे कहीं कॉपी में एक जगह। आगे बात करेंगे, कहा जा रहा है कि 23-24 में अभी नहीं होगा महंगा कर्ज। मतलब कहा जा रहा है क्या, अभी नहीं होगा महंगा कर्ज। मतलब क्या, 2023-24 में जो है केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर जो है 5.2% रहने की उम्मीद बताई है। मोदी की नीति जो है पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट को कितना रखा गया है, 6.50% पर रखा गया है। आगे बात करें इसमें क्या है, तो होम लोन, ऑटो लोन और जैसे खुदरा बैंकिंग कर्ज के और ज़्यादा महंगा होने की संभावना बिल्कुल फिलहाल खत्म हो गई है, क्योंकि गुरुवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआई गवर्नर जो हमारे हैं शक्तिकांत दास ने रेपो रेट की मौजूदा दर को 6.50% पर ही बनाए रखने का फैसला किया है।
आरबीआई का यह फैसला उद्योग जगत को काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि कर्ज और महंगा होने नहीं होने से ऑटोमोबाइल से लेकर रियल एस्टेट तक की मांग में वृद्धि हो सकती है। वित्त मंत्रालय भी कर्ज को और ज़्यादा महंगा करने पक्ष में नहीं था। रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का वित्त मंत्री सीतारमण ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आरबीआई ने एक अच्छा कदम उठाया है। जरूरत पड़ी कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो ब्याज दर बढ़ाने से नहीं हिचकेंगे। मतलब आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि दरों को सिर्फ इसी बैठक के लिए स्थिर रखने का फैसला किया गया। यह सिर्फ एक विराम है, हमारी नीति नहीं है। महंगाई को नीचे लाने को लेकर हमारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। आगे जरूरत पड़ी तो ब्याज दर बढ़ाने से नहीं हिचकेंगे। ये चलते हैं आगे। आगे है, ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ होगी सीबीआई जांच। समझेंगे क्या है इसमें। तो विदेशी अनुदान के दुरुपयोग के आरोप में घिरे एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई की जांच होगी। गृह मंत्रालय अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिखा है और ऑक्सफैम इंडिया पर एफसीआरए नियमों का उल्लंघन कर भारत स्थित कई एनजीओ की फंडिंग का आरोप है। तो इसके लिए इस पर जांच बैठेगी। इसके लिए इसमें मामला क्या है, तो बिना एफसीआरए लाइसेंस के विदेशी अनुदान लेने और उसका दुरुपयोग करने के आरोप में हर्ष मंदर और उसके एनजीओ के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है। चीन ने 2 भारतीय पत्रकारों का वीजा नहीं बढ़ाकर प्रवेश पर लगाई रोक। मतलब कहना है कि चीन ने 2 भारतीय पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। दोनों पत्रकारों के वीजा को फ्रीज कर दिया गया, मतलब उनका वीजा नहीं बढ़ाया गया। दोनों पत्रकार छुट्टी पर भारत आए थे। जब वापस जाने लगे तो चीन के विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों के प्रसार भारती के प्रतिनिधि अंशुमन मिश्रा और दक्षिण भारत के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र के पत्रकार को मंगलवार को सूचित किया कि उनका वीजा फ्रीज है, वे चीन वापस नहीं जा सकते हैं। टकराव में पूरी तरह धुला संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण। मतलब कहा जा रहा है कि संसद का जो दूसरा सत्र है 13 मार्च से शुरू हुआ था और इस दौरान वह अखाड़ा ही बना रहा। वो सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच खासतौर पर 2 मुद्दों पैसा के विरोध बना रहा कि बजट पर चर्चा वाला महत्वपूर्ण सत्र पूरी तरह से धुल गया। अंतिम दिन जो था गुरुवार को हंगामे के बीच संसद के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और पूरे सत्र लगभग लोकसभा की कार्रवाई 45 घंटे तो राज्यसभा की कार्रवाई मात्र 33 घंटे रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों से लोकसभा में कामकाज लगभग 100% हुआ करता था, जो इस बार लगभग 34% पर अटक गया है। दूसरे चरण में कामकाज महत्व 5.2% ही रहा है। अगर देखा जाए इसमें तो बजट सत्र पर केवल 145 सदस्यों ने भाग लिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बजट पर 14.45 घंटे तक चर्चा चली, जिसमें 145 सदस्यों ने भाग लिया। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 13 घंटे 44 मिनट चर्चा चली है। लोकसभा में कुल 8 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 6 पारित हो गए हैं। बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों की कुल 10 तथा दूसरे चरण में 15 बैठकें हुई थी। हिंद प्रशांत जापान पर विजन किया गया है साझा। रक्षा मंत्री जो हमारे वर्तमान में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए जापान के दृष्टिकोण को साझा करता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय सहयोग के दायरे का विस्तार जारी रखना चाहिए। किसी ने एक बैठक में दौरान ये बातें कही हैं। वो और जापान के जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री जो है ओका आसामी वर्तमान मुख्य रूप से 7वीं रक्षा नीति संबंध में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भारत के दौरे के 2 सप्ताह बाद बुधवार को ये वार्ता हुई थी। उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जापान को का आवश्यक साझेदार बताया है। रक्षा नीति जो है क्या है हमारा, तो रक्षा नीति संवाद में भारत और जापान समग्र रणनीतिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए और उभरते डोमेन में रक्षा सहयोग में विविधता लाने पर सहमत हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सिंह बैठक में ओका ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने की जापान की इच्छा को दोहराया गया है। प्रशासनिक कार्यों में आगे बात करेंगे तो प्रशासनिक कार्यों में यूआईडीएफ का पैसा नहीं खर्च कर सकेंगे राज्य। मतलब कहा जा रहा है कि छोटे शहरों में सुविधा के विकास के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूआईडीएफ के तहत काम जून से शुरू होने वाला है। 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले टीयर 2 और 20 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले टीयर 3 शहरों में सुविधाओं के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फंड की सुविधा भी घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में किया था। राज्यों को इसके लिए तहत राशि मिलनी है। आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह भारतीय दंड संहिता आईपीसी और भारतीय दंड सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रही है। प्रधान न्यायाधीश प्रतिभा चंद्रचूड़ और जस्टिस
जेबी पार्टीवाला की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये बातें कही हैं। ये भी कहा जा रहा है जनहित याचिका में दंड प्रक्रिया की संहिता के उस प्रावधान को चुनौती दी गई थी जिसमें किसी आपराधिक मामले में आरोपित के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में केवल परिवार के पुरुष सदस्य को समन तामील करने का नियम है। अटॉर्नी जनरल जो आर वेंकट रमनी ने यह भी कहे हैं कि केंद्र सरकार आपराधिक कानूनों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में विचार विमर्श हुआ है। असल में मैंने व्यक्तिगत रूप से सरकार से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। इनमें से कुछ संशोधन राज्यों कानूनों से भी संबंधित है। जुआ और सट्टा से जुड़े सभी ऑनलाइन गेम होंगे बंद, अधिसूचना जारी कर दिया गया। मतलब कहा जा रहा है कि आपका हार जीत पर पैसा लगाने से जुड़े या किसी प्रकार के जुआ और सट्टा से जुड़े ऑनलाइन गेम को कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में सूचना जारी कर दिया गया है। सभी ऑनलाइन गेम्स को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ की अनुमति लेना होगा। मतलब आप जारी करना चाहते हो उसको एसआरओ से अनुमति लेना पड़ेगा। एसआरओ के गठन को मंत्रालय मंजूरी कर देगा। मतलब एसआरओ का जो गठन जो मंत्रालय करेगा। फिलहाल तीन एसआरओ होंगे और यदि ऐसा लगता है कि एसआरओ ने ठीक फैसला नहीं दिया तो मंत्रालय एसआरओ को भंग भी कर सकता है। नए नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी ऑनलाइन गेम, चाहे वह गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, यदि उस गेम से जुआ और सट्टा जुड़ा है तो उस गेम को भारत में चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बात को समझना जरूरी है, नहीं दी जाएगी। वहीं किसी को मनोवैज्ञानिक तरीके या किसी अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले गेम को भी कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इंटरनेट को भरोसेमंद व सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स से परामर्श कर यह फैसला किया है। उन्हें कहा है कि ऑनलाइन गेम में रियल टाइम पैसा लगता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गेम से जैसे ही जुआ जुड़ जाता है तो फिर उसकी इजाज़त नहीं होगी। जैसे कि बात करेंगे यहीं पे, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि गलत खबर चलने पर इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएट के खिलाफ जा सकेंगे कोर्ट। मतलब इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएट चीज़ पर गलत खबर चलने पर उनके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटकाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि अभी इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएट को आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत सुरक्षा मिली हुई थी कि उन्हें कोर्ट में नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। कहा है कि सरकार इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले कंटेंट की सत्यता को जांच के लिए फैक्ट चेक एजेंसी तय करेगी। सरकार कंटेंट के लिए पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी फैक्ट चेक एजेंसी के रूप में काम करेगा। प्राइवेट कंटेंट के लिए अभी एजेंसी तैयार नहीं की गई, लेकिन वह एजेंसी भी देश की ही होगी। इस बात को समझना जरूरी था आपके लिए। देखिए, पाकिस्तान नागरिकता त्यागने तक भारतीय नागरिकता नहीं मांग सकते, हाईकोर्ट ने कहा है। मतलब कहा जा रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दो नाबालिग पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता देने के लिए कोर्ट से अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट जो है भारतीय अधिकारियों को निर्देश देने से इनकार कर दिया। नाबालिगों ने अपनी मां मीना के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया था, लेकिन उनकी माँ जो है भारत का नागरिक है जबकि उनके पिता पाकिस्तानी हैं। दोनों एक 17 साल से एक लड़की एक 17 साल की लड़की और 14 साल का लड़का दुबई में पैदा हुए थे। वो अपनी मां मीना के साथ बेंगलुरु में रहते हैं। न्यायमूर्ति के फैसले ने कहा है उन्होंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ दिया है, लेकिन उस देश की नागरिकता नहीं छोड़ी है। वो पाकिस्तान के कानून के अनुसार वो 21 साल की उम्र में के बाद ही नागरिकता छोड़ सकते हैं और इन परिस्थितियों में उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। डॉक्टरों की कमी है चिंता का विषय। अगर देखा जाए ये डाटा आपको नोट्स बनाने की जरूरत, इसको लिख लेने की जरूरत पड़ेगा नोट्स के। आपको आंसर में भी ये चीज़ें जरूरत पड़ सकता है। देखें तो भारत में देखा जा रहा है कुल टोटल 13,01,319 डॉक्टर हैं। एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या, डेंटिस्ट हैं 2,89,619 कुल मेडिकल कॉलेज हैं। 340 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 279 हैं निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या। डॉक्टर की कमी कारण क्या है कि भारत सरकार स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.1% की खर्च करती है। इसी वजह से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कर्मचारियों की कमी, खराब बुनियादी ढांचे आदि से ग्रस्त है। देश भर में कम चिकित्सा शिक्षा संस्थान है। इसके अलावा ये संस्थान ज़्यादातर निजी हैं जिनकी फीस बहुत अधिक है। बेहतर जीवन स्तर और बेहतर आय के कारण भारत में प्रशिक्षित अधिकांश डॉक्टर विदेशों में चले जाते हैं। आज यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कोरोना महामारी से लेकर पोलियो, मलेरिया, टिड्डी जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने तक भारत ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया। हालांकि डॉक्टरों की उपलब्धता के मामले में भारत जो है को अपने प्रयास और तेज करना होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने डेटा जारी कर ये बताया कि भारत में प्रति 1000 पर व्यक्तियों पर डॉक्टरों की औसत मात्र संख्या 0.9 है, जबकि WTO विश्व संगठन के अनुसार WHO के अनुसार प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए।
1000 व्यक्ति भी एक डॉक्टर होना चाहिए। आमतौर पर इस समस्या के पीछे का मुख्य कारण यह है कि भारतीय डॉक्टरों का अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में राष्ट्रों में बसने को देखा जाता है, लेकिन OECD डेटा का विश्लेषण इस बात पर पता चलता है कि अगर सभी डॉक्टर प्रवासी देश लौट भी आएँ तो भी भारत में डॉक्टरों की संख्या बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। देख रहे हैं हमारे संख्या देखेंगे तो भारत में आपको 1000 पर 0.9 है, चीन में 2.4 है, चाइना दक्षिण कोरिया 2.5, अमेरिका 2.6, और क्या कहते हैं ब्रिटेन 3.2, फ्रांस 3.4, इटली 4.5, सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया में 5.5। इस बात को ये आपका डाटा था। आगे चलें, आगे का जो टॉपिक हमारा है कि एनएसए के तहत गिरफ्तारी तो बंदी प्रत्यक्ष की याचिका कैसे, मतलब एनएसए के तहत अगर गिरफ्तारी तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भगोड़े अमृतपाल के एनएसए के तहत गिरफ्तार साथियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करने पर सवाल उठाया है। जस्टिस जो है इस खेतवाड़ की पीठ ने याचिका करता है उसके वकील को कड़ी फटकार। उन्होंने कहा है कि कैदी असम की डिब्रूगढ़ जेल में है, उन पर एनएसए लगा है। क्या वकील को यह बेसिक जानकारी भी नहीं है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किस तरह के मामले में दायर होती है, मतलब ये समझा जाएगा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है किस मामले में दायर किया जा सकता है, हम समझेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की तब दायर की सकती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाए या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया हो जो अपहरण के दायरे में आता हो। इस पर तभी जो है आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, पॉलिटी का ये टॉपिक होगा आपके लिए। आगे चलें तो ये आपका ये VVI इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप डिस्कस इसको मैं आप खुद इसको नोट्स बना लेंगे चाहिए। अब वैश्विक आर्थिक ढांचे को आकार देता भारत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इसको नोट्स बनाइए तरह के, कुछ टॉपिक इसमें कर देता हूँ चाहिए, इसको नोट्स बनाने की जरूरत है इस टॉपिक पर। कहा जा रहा है कि जब ऐसे दौर में जब वैश्विक आर्थिक ढांचा तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है तो हाल फिलहाल किसी बड़ी राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत बढ़िया प्रदर्शन कर उम्मीद जगाई। भारत जो है तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से कहीं बेहतर तरीके से निपटने में सफल रहा है। तमाम भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक समस्याओं के बावजूद उसकी आर्थिक वृद्धि में तेजी कायम है। इसी कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को चमकता हुआ बिंदु बताया है। 2023 की वैश्विक वृद्धि में 15% योगदान अकेले भारत का रहा है। प्रभावी डिजिटलकरण के साथ अनुशासित राजकोषीय नीति और पूंजीगत निवेश के लिए पर्याप्त संसाधनों जैसे पहलुओं के दम पर भारत न केवल महामारी के चंगुल से अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में सफल रहा है बल्कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के दौर में भी अपनी वृद्धि को चुस्त बनाए हुए है। इसी बीच मोदी सरकार ने कई नई विदेश व्यापार नीति FTP पेश किया है। इस नीति का उद्देश्य क्या है, इसको समझना जरूरी है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि 2030 तक देश के निर्यात को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन करना है। अतीत की नीतियों में जहां एक तय अवधि हुआ करती थी उसके उलट इसमें ऐसा नहीं है, यानी इसमें इस समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन की गुंजाइश है। इसने व्यापार नीति की जगह ली है, इसकी अवधि 2020 में समाप्त हो गई थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते अब नई नीति में विलम्ब हो गया था। तो जहाँ विश्व अर्थव्यवस्था मंदी को लेकर संघर्षरत है, वहीं नई व्यापार नीति के माध्यम से भारत ने वैश्विक आर्थिक ढांचे में अहम किरदार के रूप में उभरने की नई प्रतिबद्धता आकांक्षा व्यक्त किया है, संदेह किया है। इस टॉपिक को पूरा आप लोग कर लेंगे चाहिए। बाकी अगर बात करें तो आपको मैं ये डिस्कस करता हूँ स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार, मतलब राइट टू हेल्थ की बात करेंगे आज। तो राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार जो है बिल को लेकर राजस्थान सरकार और डॉक्टरों के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। अब सरकारी सुविधा नहीं लेने वाले राज्य के करीब 95% निजी अस्पताल इस बिल के दायरे के से बाहर हो गए। हाजिर है जाहिर है कि राइट टू हेल्थ का दायरा जो है सिमट गया है। प्रदेश में 2400 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम है। पहले ही 50 से कम बेड वाले अस्पतालों को इसके दायरे में रखा गया था। डॉक्टरों की हड़ताल से पहले राइट टू हेल्थ बिल के दायरे में तमाम बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आ रहे थे। अब राजस्थान सिर्फ 5% ये अस्पताल ही इस बिल के दायरे में रह जाएंगे। ऐसे अस्पताल जिन्होंने सरकार से ज़मीन मुफ्त या सब्सिडी के आधार पर ली हो, उनमें भी सिर्फ यही अस्पताल इस दायरे में आएंगे जिन्होंने सरकार से ज़मीन लेने के दौरान यह शर्त स्वीकार की हो। वे भविष्य में सरकार के काम करेंगे। तो और बात करेंगे इसमें राइट टू हेल्थ का क्या होगा। तो राइट टू हेल्थ के जरिए सरकार जो है प्रदेश के हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहती है। इमरजेंसी के दौरान हर व्यक्ति को फीस के पूर्व भुगतान और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर इलाज मिल सकेगा। तो क्या है कि इसके तहत किसी भी
हादसे की सूरत आम आदमी बिल के दायरे में आने वाले किसी भी अस्पताल में इलाज ले सकेगा। अस्पताल उस पर किसी भी तरह की फीस के लिए दबाव नहीं डालेंगे। अगर व्यक्ति इलाज के बाद पैसा देने में असमर्थ होगा तो उसका पैसा सरकार देगी। और मरीजों को तमाम अस्पतालों को और डॉक्टरों से अपनी बीमारी के में जानने समझने का अधिकार भी मिलेगा। वह चाहे जैसा जानकारी अपने डॉक्टरों से मांग सकता है। अगर इलाज से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसे अपील करने का अधिकार भी होगा, उसका अधिकार करने का भी होगा। ठीक है। और पर दोषी पाए गए अस्पताल पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। ठीक है। देखिए, इस टॉपिक के बारे में पहले आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप पिछले वीडियो देखेंगे। ये 2 दिन से यही चल रहा था चीज़ें, इसके बारे में डिस्कस कल किया है, परसों भी किया गया है आपको, तो आप नोट्स इस पर तैयार करने की ज़रूरत है आपको। ये 5G तकनीक के बारे में ये भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा ये। इसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले ऐसे भी दिया है, निबंध का टॉपिक में भी आ सकता है और जीएस के टॉपिक में भी आ सकता है। इसको आपको तैयार करने की ज़रूरत है। इसमें मैंने VVI मार लगा दिया है, इसमें टॉपिक टिक लगा दिया है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको मैं आपको अंडरलाइन करके भी मैं इसको सेंड करूँगा चीज़ें, आपको इसको देख लेंगे चीज़ें। ठीक है। 6.5% रहेगी आर्थिक विकास दर। आरबीआई का कहना है कि शक्तिकांत दास ने 20 वर्ष महंगाई की स्थिति जो है पिछले साल से बेहतर रहने की बात कही है। मतलब कहा जाए तो आर्थिक अगले वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। इस बात का अनुमान आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में लगाया है। हाल के दिनों में विश्व बैंक, एशियाई बैंक, विश्व विकास बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भारत का विकास दर के अनुमान को जारी किया है। आरबीआई का अनुमान इन एजेंसियों के पास आसपास ही है। आरबीआई ने तकरीबन 4 महीने एक रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर जो है 7% रहने की बात कही थी। वैसे विकास अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास दर में गिरावट आने के बावजूद जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने वर्ष महंगाई की स्थिति जो है इस वर्ष महंगाई की स्थिति इस वर्ष महंगाई का जो स्थिति है रहने की उम्मीद है। साथ ही ग्रामीण मांग में भी सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टरों और गैर टिकाऊ उपभोक्ता सामग्रियों की मांग बढ़ने से संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के फैसले और दोपहिया की बिक्री में तेजी से उम्मीद बंधी है। समस्या सिर्फ वैश्विक अनिश्चितता ही है। ठीक है। आगे है कि ब्याज नहीं बढ़ने से क्या घरों की मांग में और तेजी आएगी। मतलब क्या होगा कि रियल एस्टेट कंपनी जो है अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव का ये कहना है कि आरबीआई के रेपो रेट में वृद्धि नहीं करने के फैसले से देश भर के करोड़ों घर खरीदारों को राहत मिलेगी। उन पर मासिक किस्त का बोझ नहीं बढ़ेगा और नए खरीदारों को बचत होगी। इसका फायदा रियल एस्टेट क्षेत्र को भी मिलेगा। घरों की मांग में और तेजी आएगी। इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र एस्टेट से करीब 200 उद्योग जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट में तेजी से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि बैंकों में बिना दावे की राशि हासिल करने में होगी आसानी। मतलब क्या कि आरबीआई अनक्लेम्ड बिना दावा की राशि की खाता धारक वो उसके सही वारिस तक पहुंचाने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल बनाने जा रहा है। मतलब गुरुवार को आरबीआई जो गवर्नर ने इसकी घोषणा कर दिया है। इससे क्या होगा, इस पोर्टल पे आपको सभी बैंकों के अनक्लेम्ड जमा राशि की जानकारी होगी। इस पोर्टल की मदद से खाता धारक या उनके वारिस अनक्लेम्ड जमा राशि को आसानी से खोज सकेंगे और उन पर दावा पेश कर उसे हासिल कर सकेंगे। अभी अनक्लेम्ड जमा राशि का पता लगाने के लिए विभिन्न बैंकों की साइट खंगालनी पड़ती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस साल फरवरी में 10.24 करोड़ खाता धारकों ने कि 35,012 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड रुपये से बैंक जमा है। बैंक नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर 10 साल तक किसी खाते में कोई लेन देन नहीं होता है तो उसे अनक्लेम्ड माना जाता है। उसे आरबीआई के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस सीडीआई में फंड में डाल दिया जाता है। आरबीआई का कहना है कि उनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि खाते में जमा राशि अनक्लेम्ड नहीं रहे, उसके सही मालिक को वापस कर दी जाए। आरबीआई के मुताबिक बैंक अपनी वेबसाइट पर अनक्लेम्ड राशि की सूची देते हैं। अब सभी बैंकों की इस प्रकार की सूची को केंद्रीकृत पोर्टल पर डाला जाएगा। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से 3 सप्ताह में मांगा है जवाब। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों, बीमा, जमा और पोस्ट ऑफिस खातों में बड़ी दावे वाली राशि की सूचना देने वाला केंद्रीय डाटाबेस बनाने संबंधी जनहित याचिका पर वित्त मंत्रालय से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका पत्रकार सुचिता दलाल की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में मृतक जमाकर्ताओं के उत्तराधिकारियों की गैर दावे वाली राशि की सूचना देने संबंधी प्रणाली तैयार करने के लिए सभी दिशा निर्देश देने की मांग की गई। अब इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखिए यहाँ पे एक
पॉलिसी लाया गया है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी मिल गया। मतलब कैबिनेट गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दिया है। इसके तहत क्या होगा कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। पूर्व में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था ताकि इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है, संक्षेप में यह नीति स्थापित घटकों की भूमिका को लेकर स्पष्ट प्रदान कर देगी। इसका उद्देश्य यह है कि इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, इसरो मिशन की गतिविधियों में वृद्धि और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप व उद्योग जगत की बड़ी भागीदारी को बढ़ाना है। आगे देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है आपका कि भारतवंशी रिचर्ड वर्मा विदेश मंत्रालय के प्रबंधन और संसाधन उपमंत्री मध्य मतलब भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रह चुके रिचर्ड वर्मा ने बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रबंधन और संसाधन उपमंत्री के पद की शपथ ली है। और अमेरिका के विदेश मंत्रालय में किसी भी भारतवंशी के लिए यह सर्वोच्च पद है। शपथ लेने के बाद रिचर्ड वर्मा ने ट्वीट में अब कहा कि यह पद पाना उनके लिए सम्मान की बात है। 2 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया भारत। मतलब देखा जाए तो भारत 2 दशक के बाद लगभग संयुक्त राष्ट्र यूएन में सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल 4 साल का होगा। इसकी शुरुआत अगले साल 1 जनवरी से होगा। गुप्त मतदान में भारत ने 53 में से 46 वोट हासिल किए। इससे पहले भारत 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था। सांख्यिकी आयोग में एशिया प्रशांत श्रेणी की दूसरी सीट के लिए यह हुए चुनाव में दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा दिया। अगर देखा जाए इस पर काम इसका क्या हो, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और यूएन एचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि भारत 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। भारत की टीम को प्रतिस्पर्धी चुनाव में इतनी मजबूती से जीतने के लिए बधाई है। इस आयोग का काम क्या होगा, इसका गठन कब किया होगा, इसके बारे में जान लें। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। यह सांख्यिकीय मानकों को तय करने के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। 5 सदस्य देश अफ्रीकी देशों से, 4 एशिया प्रशांत देशों से, 4 पूर्वी यूरोपीय देशों से, 4 लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों से और 7 सदस्य पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से है। देखिए तो यहाँ तक अगर देखा जाए, एक लास्ट टॉपिक हमारा है कि मातृ शिक्षा में वृद्धि से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आई। मतलब कहा जाए तो कहा यह जा रहा है कि महिलाओं की शिक्षित होने से सभ्य समाज के साथ साथ स्वस्थ समाज का भी निर्माण होता है। भारत में मातृ शिक्षा दर में वृद्धि का सकारात्मक परिणाम देखने लगा है हाल ही में। देखिए ये आपको सोशल इशू का टॉपिक है, इसको आपको आंकड़ा लिखना जरूरी है। आपको इसको मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। और समाज महिला सशक्तिकरण का अगर टॉपिक अगर निबंध में आगे आ रहा है तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि माताओं के शिक्षित होने से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई। हेल्थ एंड प्लेस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में विज्ञानियों ने भारत में ग्रामीण शहरी संदर्भ में मातृ शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के हैं आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड स्टिम्स एनालिसिस के समीर केसी ने कहा है, क्या कहा है कि विकासशील देशों में भविष्य की जनसंख्या की गतिशीलता को समझने के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कैसे प्रभावित करती है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि 1992-93 और 1991 के बीच आयोजित भारतीय राष्ट्रीय परिवार के स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFS 1 से 5 के दौर में विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर की गणना एक प्रश्नावली से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल करके किया गया, जिसमें क्या हुआ है महिलाओं के गर्भधारण से जुड़ी जानकारी इसमें दिया गया था। इसमें अगर देखा जाए अध्ययन के निष्कर्ष को हेल्थ एंड प्लेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर का विश्लेषण किया है। लड़कियां जो है माध्यमिक शिक्षा हासिल कर सके इस पर जोर देने का सुझाव दिया गया है। तो इस बात को आप देख लेंगे चाहिए। सोशल इशू का ये टॉपिक था। आगे बात करें तो हमारा टॉपिक यहीं आप लास्ट होता है। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने भी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास जरूर करें। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लिया आगामी आप अगर 69 BPSC देते हैं या UPSC देंगे नेक्स्ट ईयर का, तो भी उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और उन्हें तैयारी करने का माध्यम बनेगा। उन्हें करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को, वो भी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया जाता है। हम लोग जो वही पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।